जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति की खुली धमकी, नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजा तो कर देंगे विनाश। रूस के बिना दुनिया में शांति नहीं, परमाणु युद्ध की धमकी। चुनाव से पहले पुतिन का संबोधन। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, हौती के हमले से इजरायल के गैंग पश्चिम हुआ परेशान। जर्मनी ने यमनी ड्रोन समझकर अमेरिकी ड्रोन पर कर दिया हमला, फिर क्या हुआ। इसी के साथ आपको बताएंगे, तालिबान ने अमेरिका पर लगाया दोहा समझौते का उल्लंघन का आरोप। जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका को बताया झूठा। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले जैसे कि हमारा ऑफिशियल चैनल MW न्यूज इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव से कुछ दिन पहले देश के नाम संबोधन दिया। 2 घंटे से ज्यादा समय चले इस भाषण में उन्होंने कहा, रूस के बिना विश्व में शांति संभव नहीं है। पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन दोनों को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। उन्होंने कहा, सैनिकों को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। पुतिन जंग में मारे गए सैनिकों के लिए एक पल के लिए मौन हुए। इसके बाद उन्होंने कहा, रूस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। अमेरिका देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एकता से ही हमने कोरोना और आतंकवाद का मुकाबला किया है। सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियारों को लेकर पुतिन ने कहा, रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। अमेरिका ने हम पर आरोप लगाया कि हम सैटेलाइट तबाह करने वाले हथियार बना रहे हैं। ये झूठ है, वो हमें बुरा दिखाना चाहता है। पिछले 15 साल से हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का प्रस्ताव रख रहे हैं। पश्चिम हमें शीत युद्ध की तरह हथियारों की होड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। नाटो देश हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए वो सबसे प्रभावी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया है। नाटो के इस विस्तार के बाद रूस के लिए खुद की रक्षा करना अहम हो गया है। उन्हें यह समझना होगा कि हमारे पास भी हथियार है, ऐसे हथियार जो उन्हें उनके ही क्षेत्र में हरा सकते हैं। इस तरह के कदम से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म करने और देश से नाजीवाद को मिटाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से अलग अमेरिका के साथ रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत की संभावना कम है। रूस मित्र देशों के साथ राजनीति से मुक्त एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना बना रहा है। जो भी रूस पर हमले की कोशिश करेगा, उसे दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने की संभावना जताई है। ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। संबोधन के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पिछले साल देश ने आर्थिक विकास के मामले में सभी G7 देशों को पीछे छोड़ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द ही दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पुतिन ने कहा, रूस की अर्थव्यवस्था के साथ जनता की इनकम में भी बढ़ोतरी होने की जरूरत है। पुतिन ने 2030 तक मिनिमम वेज को 35,000 रूबल करने का लक्ष्य रखा। रूस के घरेलू मामलों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, देश में बर्थ रेट गिर रहा है। अगले 6 सालों में हमें एक स्थायी जन्म दर हासिल करनी होगी। हमें बड़े परिवारों को बढ़ावा देना होगा। पुतिन ने कहा कि 2030 तक गरीबी स्तर को 30% से घटाकर 7% करना है। बता दें कि फेडरल असेंबली में पुतिन की ये 19वीं एनुअल स्पीच मॉस्को के रेड स्क्वायर में गोस्टिने डोर में हुई। साथ ही चुनाव से पहले ये पुतिन का आखिरी आधिकारिक भाषण भी है। दरअसल रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले ही पुतिन का फिर से राष्ट्रपति बनना तय है। पुतिन की स्पीच को देश भर के 20 शहरों के सिनेमा घरों में मुफ्त में दिखाया गया। पुतिन के संबोधन में शामिल होने के लिए करीब 1000 लोगों को न्योता दिया गया है। इसमें रूसी सांसद, सरकार और अदालतों के अधिकारी, गवर्नर, कई डिप्लोमेट्स और पत्रकार शामिल है। इस वार्षिक संबोधन में आमतौर पर राष्ट्रपति सरकार की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम का ब्यौरा साझा करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, यमन का हथियारबंद हौती समूह लाल सागर में एक के बाद एक जहाज पर हमला कर रहा है।
और संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी सहित कई पश्चिमी देश अपने जहाज की सुरक्षा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसी दौरान एक जर्मन युद्धपोत ने अमेरिकी ड्रोन पर हमला कर दिया। जर्मन युद्धपोत ने अमेरिकी ड्रोन को हौथी ड्रोन समझ लिया। हालांकि हमले के दौरान ड्रोन पर चलाई गई गोलियां उसे नहीं लगी। इस घटना से मालूम होता है कि अमेरिका और उनके सहयोगी देश काफी डरा हुआ है और घबराहट में अपने ही जहाज को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि जब से इजरायल गाजा पट्टी पर हमला शुरू किया है, उसके कुछ दिन बाद से ही यमन के हौथी इजरायल और उनसे जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल इस रास्ते से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और उनकी समुद्री व्यापार ठप हो गई है। आपको बता दें कि जर्मनी ने अमेरिकी ड्रोन को जो निशाना बनाया है, इस खबर की जानकारी CNN ने मामले की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से गुरुवार 29 फरवरी को दी। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक पिछले मंगलवार को एक जर्मन युद्धपोत ने गलती से लाल सागर के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था। मूल रूप से उन्होंने इसे हौथी ड्रोन समझ लिया। जर्मन युद्धपोत का नाम हिस्से है महत्वपूर्ण लाल सागर जलमार्ग की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के प्रयासों के तहत जर्मन फ्रिगेट को वहां तैनात किया गया था। अधिकारी ने कहा कि जर्मन युद्धपोत ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर गोलीबारी की, लेकिन गोली निशाने से चूक गई और ड्रोन पर नहीं लगी। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जर्मन फ्रिगेट ने अमेरिकी ड्रोन पर किस हथियार से हमला किया। इससे पहले मंगलवार को जर्मनी के आर्मर्ड फोर्सेस ने सोशल मीडिया पर कहा था कि हिस्से ने 2 मानवरहित हवाई वाहन यानी UAE मिशन पर काम किया था। दोनों मामलों में जर्मन सेना ने कहा कि फ्रिगेट ने रक्षात्मक उपाय शुरू किए और ड्रोन को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। जर्मन सेना ने कहा कि युद्धपोत को कोई चोट या संपत्ति के नुकसान नहीं हुई है। हालांकि जर्मन सेना के बयान में गलती से अमेरिकी ड्रोन पर गोलीबारी का जिक्र नहीं था। जर्मनी ने कहा कि जहाज लाल सागर और हिंद महासागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ के सैन्य प्रयास के हिस्से के रूप में काम कर रहा था। यह भी बताया गया है कि EU ऑपरेशन लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्य के शिपिंग की सुरक्षा के लिए अमेरिकी मिशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच मंगलवार शाम को इसी घटना पर एक बयान में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांडर ने कहा कि अमेरिकी विमान और गठबंधन के युद्धपोत ने लाल सागर में 5 हौथी एक तरफा हमले वाले ड्रोन को मार गिराया। हालांकि सेंट्रल कमांडर ने जहाज या उसके देश का नाम नहीं बताया। हालांकि एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने CNN से पुष्टि की कि जहाज जर्मन युद्धपोत हिसेन था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, तालिबान का कहना है कि अमेरिका दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका की ओर से दोहा समझौते के उल्लंघन की तालिबान ने कड़ी आलोचना की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका वास्तव में दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जो आज से 4 साल पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर लगा आर्थिक प्रतिबंध जारी है और राष्ट्र संघ की लिस्ट में तालिबान की सरकार के कुछ नेताओं का नाम अभी तक हटाया नहीं गया है। तालिबान के प्रवक्ता के अनुसार जबकि दोहा समझौते में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस सूची से तालिबान के नेताओं का नाम हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का वादा किया था, जबकि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जबीहुल्लाह का कहना है कि अन्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को मान्यता देने की राह में अमेरिका बाधा बना हुआ है। याद रहे कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में एक समझौता हुआ था। इस समझौते पर तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अफगानिस्तान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत जलमई खलीलजाद ने हस्ताक्षर किए थे। दोहा समझौता ही अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों, विशेषकर अमेरिकी सैनिकों की वापसी की भूमिका बना था। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।